अहमद हमारे साथ कराची से मौजूद है। जी अहमद साहब, क्या सवाल करेंगे आप? जी, my question is as follows: is the basis of Islamic banking, if I am correct, is risk sharing, allowing for losses and profits Yes. to be allowing for losses and profits. As far as the deposit side of banking is concerned, I have yet to see any any Islamic bank announce loss rates so far. Is this acceptable in Islam, or is this somewhat expedient step? As far as what is concerned, मैंने ये आपका एक वर्ड मिस किया था। Losses and profit and sharing of losses and profit. जी। In my assessment is Islamic. Okay. And I have not seen any bank in Pakistan in the last 4 or 5 years, or even before, announcing loss rates on deposits. Is this acceptable? बहुत बहुत शुक्रिया हमसे सवाल करने का। जी रजा साहब। जी, बात यह है कि इस्लामिक बैंकिंग जो डिपॉजिट होता है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ मुदारबा, दैट इज़ पार्टनरशिप, व्हिच मीन्स दैट व्हेनेवर देयर इज़ प्रॉफिट, द प्रॉफिट विल बी शेयर्ड between the bank and between the customer, and if there is a loss, the loss will be shared with the customer according to the investment ratio. अब जो इन्होंने बात की कि लॉस शेयर नहीं हुआ, तो फॉर्चुनेटली अभी तक इस्लामिक बैंकों को उसके उस डिपॉजिट पूल में लॉस नहीं हुआ। अगर गॉड फॉरबिड कभी लॉस हो जाता है तो वो लॉस शेयर होगा। और इन्होंने कहा लॉस रेट अनाउंस नहीं किया, वो तो ऑब्वियसली नहीं अनाउंस कर सकते क्योंकि आप प्रॉफिट रेट भी अनाउंस नहीं कर सकते। नहीं, प्रॉफिट रेट तो हम अनाउंस करते हैं जब वो प्रॉफिट डिक्लेयर हो जाता है। ठीक है। लॉस का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टमेंट रेशियो होता है, यानी जिसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा वो ज्यादा लॉस शेयर करेगा, जिसका इन्वेस्टमेंट कम होगा वो कम लॉस शेयर करेगा। लिहाजा उसको अनाउंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है जी। ये बात बिल्कुल सही है जो रज़ा ने कही है। वो दरअसल बात यही है कि मुदारबा की बेसिस के ऊपर होता है जो भी लाइबिलिटी साइड होती है। इसमें उसूल ये है कि अगर खुदा न खास्ता लॉस होगा तो जो आप रेट की बात कर रहे हैं तो इसमें रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लॉस बर्दाश्त होगा। मुदारबा के उसमें ये टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। तो और अगर क्या कहते हैं प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का भी एक प्री एग्रीड रेशो तय होता है कि प्रॉफिट जो भी होगा वो इस रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं इस ब्रेक के बाद 0900 पर, और अगर ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस भी नोट कर लीजिए, islamic.banking@businessplus.tv। इस कमर्शियल ब्रेक के बाद आपके सामने फिर हाजिर होंगे। स्टे विद अस। Our discussion, Islamic banking, issues in Islamic banking, scope of Islamic banking, Islamic banking. Let's talk about Islamic banking, Islamic banking. Our discussion, Islamic banking, issues in Islamic banking, scope of Islamic banking, Islamic banking. Let's talk about Islamic banking, Islamic banking. वेलकम बैक टू लेट्स टॉक अबाउट इस्लामिक बैंकिंग। लाइव कॉल आप हमें कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज, कमेंट्स, थॉट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर 0900 प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान उस्मानी, अहमद अली सिद्दीकी और मोहम्मद रज़ा साहब। एक और जो जनरल क्वेरी होती है लोगों की वो ये है, और लोगों का परसेप्शन भी है कि अगर इस्लामिक बैंकिंग है तो वो हमें रिटर्न उनको चाहिए कि वो कन्वेंशनल सिस्टम से ज़्यादा दें, और जब लेंडिंग की बात आती है तो जो भी बोरोइंग रेट एक कन्वेंशनल सिस्टम उनको ऑफर कर रहा है उससे वो कम हो। तो ये क्यों ये परसेप्शन है? डू यू थिंक उसमें कुछ है, जायज़ इनकी है थॉट? देखिए, इसमें बात है मार्केट इक्विलिब्रियम की। अगर आप एक तरफ ये ख्वाहिश करते हैं कि मैं इस्लामिक बैंक में पैसे रखूं और वो मुझे मार्केट से ज़्यादा रिटर्न दे, तो इस्लामिक बैंक कमाएगा कहाँ से? मार्केट से ही कमाएगा, जाके किसी चीज़ को बेचेगा, ख़रीदेगा, फाइनेंसिंग करेगा। और फिर एज अ फाइनेंशियर आप जब आप आते हैं कस्टमर के तौर पे, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपसे इस्लामिक बैंक कम ले, तो देखें ये अनरियलिस्टिक थोड़ी सी बात है। इसमें इक्विलिब्रियम होगा, इस्लामिक बैंक भी कंपेरेटिव होगा, वो जितना कमाएगा उसी हिसाब से वो शेयर करेगा। हम मार्केट में अगर हम ज़्यादा अपने रेट रखते हैं फाइनेंसिंग के, तो लोग इस्लामिक बैंकिंग को एक्सपेंसिव समझेंगे। सही है, हमें मार्केट कंपेटिव रहना है। जब हम मार्केट के मुताबिक कमाएंगे तो उसके हिसाब से शेयर करेंगे। अगर ऐसा हो सकता है कि इस्लामिक बैंक क्योंकि एक रेशो के हिसाब से शेयर करता है, पहले से फिक्स नहीं करता प्रॉफिट, तो अगर हम हमारे प्रॉफिट रेट्स जैसे कि कुछ अर्से पहले से आजकल बढ़ गए हैं, तो हम ऑटोमेटिकली अपने तमाम डिपॉजिटर्स को एक ज़्यादा बेहतर मुनाफा दे रहे हैं। ये नहीं कि एक साल पहले आया तो फिक्स हो गया तो हमने उसको वहीं रोक दिया।
ऐसा नहीं है, बल्कि जैसे जैसे हम आगे कमा रहे हैं हम यहाँ पे ज़्यादा दे रहे हैं। कराची से हमारे साथ कॉलर मौजूद है, इसाक साहब कॉल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम इसाक साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर, क्या सवाल करेंगे? आप ये इस्लामिक बैंकिंग बल्कि पर्टिकुलरली मीज़ान बैंक से ही है। मैंने इनके डॉक्यूमेंट्स देखे हैं कार लीजिंग के जी, जिसके अंदर ये बात समझ में आती है कि कार लीजिंग जो है दैट्स अ सॉर्ट ऑफ अ रेंटल, द कार रिमेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ द बैंक and the customer is supposed to be paying the rent until the end of the period when he has an option to buy it back. जी, अब होता यह है जो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो देखे हैं तो आखिर में जाके जबकि हर चीज इस्लामिक नजर आती है, आखिर में जाके ये बात नजर आती है कि यू ऑल्सो हैव टू साइन अ कंपल्सरी बाय बैक एग्रीमेंट। ठीक है। जब आपने एक कंपल्सरी बाय बैक एग्रीमेंट साइन करा लिया कि कम व्हाट में आई विल बाय दिस कार and if I buy it in the middle of the period I will pay like this and if I buy at the end I will pay like this. ठीक है। That means कि आपने जितनी इस्लामिक एक्सरसाइज की थी उसको वो तकरीबन यहूदियों ने जो यौम सब्त के तरीके में जो हेला इख्तियार किया था पाउंड बना के, वही चीज यहाँ भी आ गई। सही। तो एग्रीमेंट में आप कह रहे हैं कि लास्ट में जाके बाय बैक का जो है कि यू हैव इट्स नेसेसरी टू बाय द कार। या देयर इज अ कंपल्सरी बाय बैक एग्रीमेंट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इसाक साहब, आपका सवाल जो है हम तक पहुंच गया है। जी डॉक्टर इमरान उस्मानी साहब, अहमद अली इसमें देखें ऐसा है कि बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा कि इजारा का एग्रीमेंट होता है और बैंक, मीज़ान बैंक या कोई और इस्लामिक बैंक जब कार इजारा का या इजारा का एग्रीमेंट करता है तो गाड़ी रेंट पे देता है, कस्टमर उसका रेंट पे कर रहा होता है। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गई बात। जहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ वो ये हुआ कि अगर कस्टमर चाहता है कि वो एग्रीमेंट्स के से पहले गाड़ी परचेज कर ले तो क्या प्राइस होगी उसकी। ठीक है। या अगर वो डिफॉल्ट करता है इस्लामिक बैंक, क्योंकि एग्रीमेंट 5 साल का था या 3 साल का था, अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो क्या सिचुएशन होगी। तो एक अंडरटेकिंग होती है कस्टमर की तरफ से कि मैं अगर डिफ़ॉल्ट करूंगा तो मैं इस कीमत पे आपसे गाड़ी परचेज कर लूँगा, या अगर मैं जल्दी परचेज करना चाहूँगा तो इस शेड्यूल के हिसाब से आपको ऑफर करूँगा और उस वक्त फिर बैंक एक्सेप्ट करेगा तो गाड़ी बेच दी जाएगी। लेकिन ये बात करें कि क्लॉज है कि कंपलसरी है, जब आपका रेंटल पीरियड पूरा हो जाए तो इट्स अ कंपल्शन। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन शायद हुआ हो। अगर फॉर एग्जांपल 3 साल का एग्रीमेंट था जी, आपने 3 साल गाड़ी इस्तेमाल की, सही है। अब आपके पास ऑप्शन है, आपने अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट बैंक को दिया तो वो आप लें, आपको कोई मजबूर नहीं कर रहा, आप उसको ले जाएं, दूसरी आप मार्केट में एक और गाड़ी ले लें। ठीक है, मतलब जो भी टर्म एंड कंडीशंस होंगी, जितना पीरियड होगा वो खत्म हो गया और आप अपनी रेंटल इंस्टॉलमेंट्स देते आए हैं जी, रेंटल अब आप गाड़ी, अब ऑप्शन है बाय द एंड ऑफ द टर्म आपके पास ऑप्शन है कि आप वो खरीदें या नहीं खरीदें। और इसमें जो बाय बैक की बात की ना, देखें बाय बैक कब होता, मैंने अगर गाड़ी आपसे खरीदी होती, बायबैक मेरे ख्याल से वो टर्म गलत यूज कर गए। व्हाट ही मेंट वाज कि कंपल्शन हो जाता है कि मेरी किस्तें पूरी हो गई, मेरा रेंट पूरा हो गया और अब मुझे खरीदना जरूरी है। उसमें एक बात ये है कि कस्टमर नॉर्मली ऑप्ट करता है खरीदने को, क्यों? क्योंकि उसमें उसका फायदा है। सही है, बिल्कुल मॉनेटरी अंडरस्टूड अंडरस्टूड। ये वजह है। मैं उसको और अगर ये ऑप्शन होता, वैसे अगर ये कंपल्शन होता कि आपको गाड़ी खरीदनी ही खरीदनी है 3 साल के बाद या 5 साल के बाद, तो वो फिर लीज एग्रीमेंट के अंदर ये कंडीशन होती कि इजारा एग्रीमेंट के अंदर ये कंडीशन होती कि तुम्हें खरीदना ही खरीदना है तो गलत होता। लेकिन ऐसा है नहीं, असल में ये वो गलत समझे। ये 2 तरह की होती है, एक अंडरटेकिंग टू परचेज होती है यानी खरीदारी का वादा, और एक अंडरटेकिंग टू सेल होती है। ये दोनों अलग अलग डिफरेंट इवेंट्स के ऊपर होती है। मिसाल के तौर पे अगर एक आदमी ने लीजिंग की है और पूरे 4 साल या 5 साल जो भी उसकी एक टर्म है वो पूरी कर ली, तो अब उसको बैंक ऑब्लाइज नहीं करेगा कि आप हर सूरत में ज़रूर खरीदें। लेकिन वो आमतौर पे जैसे अहमद ने जिक्र किया, वो खुद ही चाहेगा कि मैं बैंक से खरीद लूँ, क्योंकि 4-5 साल तक उसने जो किस्से या जो किराया अदा किया है तो इतना किराया दे दिया कि उसकी तकरीबन उसकी कीमत वसूल उसने बैंक ने कर ली है। तो बैंक भी बहुत ज़्यादा रखने पर यानी उसको उसकी ख्वाहिश नहीं होती कि वो रखे, लिहाजा वो चाहता है कि वो बैंक से वो ख़रीद ले। लेकिन बैंक उसको 100% उसको मजबूर नहीं करता। और अगर चुनांचे कई सूरतें ऐसी भी आई कि वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो वापस ले लिया उसने, और क्या कहते हैं वो गाड़ी वापस आ गई बैंक के पास। साहब को मेरे ख्याल से जवाब मिल गया होगा कि कंपल्शन नहीं है। और मीज़ान बैंक के हमारे साथ जो यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं वो भी यही कह रहे हैं कि किसी किस्म की कंपल्शन उनके इजारा एग्रीमेंट में नहीं